प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने इंडक्टिव इफ़ेक्ट के कॉन्सेप्ट को, उसकी थ्योरी को समझा है। आज हम लोग उसके एप्लीकेशन पार्ट पर डिस्कशन करेंगे। एप्लीकेशन पार्ट में बेसिकली मैं न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स लेने वाला हूँ, जिनके ज़रिए इंडक्टिव इफ़ेक्ट के कॉन्सेप्ट को, उसकी थ्योरी को अप्लाई करके हम कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, उस पर डिस्कशन होगा। जो भी न्यूमेरिकल बच्चों में लूँगा वो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ आप लोग इन न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट स्टेबल। ए स्पीसीज़ ये है, बी ये है और सी ये है। अब इन तीनों में अगर हम ध्यान से देखें, जैसे ये NO2CH2COO नेगेटिव एक एनायन है जिसमें ये NO2 ग्रुप लगा हुआ है। अब ये NO2 ग्रुप, लास्ट वीडियो में मैंने आपको माइनस आई इफ़ेक्ट बताया था और माइनस आई इफ़ेक्ट का एक ऑर्डर भी आपको बताया था। उसमें आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि NO2 ग्रुप काफ़ी तगड़ा माइनस आई इफ़ेक्ट शो करता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इस माइनस आई इफ़ेक्ट की वजह से ये जो NO2 ग्रुप है ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, यानी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा NO2 की तरफ मूव करेंगे। रिजल्ट में इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी इसी तरफ मूव करेंगे ऐसे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज जो है, ये निगेटिव चार्ज इस पूरी चेन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये एनायन एक स्टेबिलिटी को गेन करेगा। इसी तरह से ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH ग्रुप है, ये भी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म से माइनस आई इफेक्ट दिखाते हुए, और ये निगेटिव चार्ज इस तरह से इस पूरी चेन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बिल्कुल सेम मैकेनिज्म से ये फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा ऐसे, और ये निगेटिव चार्ज इस पूरी चेन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और एनायन स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि तीनों ही ऑप्शंस में हमारे ऐसे ग्रुप्स लगे हुए हैं। ए में NO2 ग्रुप, बी में ये CH2 डबल बॉन्ड CH ग्रुप और सी में F लगा हुआ है। ये तीनों के तीनों ग्रुप माइनस आई इफ़ेक्ट शो करते हैं और माइनस आई इफ़ेक्ट शो करने की वजह से ये इन एनायंस को स्टेबलाइज कर रहे हैं। अब हमें ये पता करना है कि इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो यहाँ हमारी मदद करेगा माइनस आई ऑर्डर, जो हमने आपको पिछले वीडियो में दे रखा है। तो अगर आप उसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि NO2 ग्रुप का माइनस आई इफ़ेक्ट फ्लोरीन से ज़्यादा होता है और फ्लोरीन का इस CH2 डबल बॉन्ड CS से ज़्यादा होता है। यानी सबसे ज़्यादा माइनस आई इफ़ेक्ट NO2 में आप ऑब्जर्व करते हैं, और इसी वजह से सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस केस में होता है, यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका ए होगा, इसलिए ये ए सही है। इसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में पूछ सकते हैं कि आप डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर इन तीनों स्पीसीज़ का, इन तीनों एनायंस का स्टेबिलिटी का बताइए। तो उसके लिए भी अगर आप देखेंगे, चूँकि सबसे ज़्यादा माइनस आई इफ़ेक्ट NO2 शो कर रहा है, यानी नेगेटिव चार्ज सबसे अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट ए में हो रहा है, यानी ए का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। ए के बाद आपका फ्लोरीन अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यानी ए के बाद आपका सी आ जाएगा और सी के बाद आपका बी आ जाएगा। ये हो जाएगा इन एनायंस का स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो होपफुली आपको बच्चों ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्यारे बच्चों, ये अगला क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। इसका मतलब आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिटी
या एसिडिक नेचर का, इन चारों ऑप्शंस का बताना है। इन चारों ऑप्शंस को आप पहले ध्यान से देख लीजिए। देख लिया। अब देखिए, कोई भी एसिड क्यों होता है, इन सवालों को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा समझिए। जैसे ये हमारे पास एक ये एसिड HA है, तो ये एसिड इसलिए है कि ये जब पानी में जाता है तो ये हमको H पॉजिटिव और A निगेटिव देता है। हर वो स्पीसीज, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, हर वो स्पीसीज जो हमको H पॉजिटिव आयन दे सकती है उसको हम एसिड बोलते हैं। तो ये एक स्पीसी HA है जो H पॉजिटिव आयन दे रही है। अब ये H पॉजिटिव आयन के साथ एक और A माइनस दे रही, जिसको हम इस एसिड का, अगर ये हमारा एसिड है तो ये जो A माइनस है ये हमारा कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, जिसको हम शॉर्ट में CB बुलाते हैं, कॉन्जुगेट बेस। अब अगर हमारा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, तो कॉन्जुगेट बेस अगर हमारा स्टेबल है तो रिएक्शंस किस तरफ भागती हैं? रिएक्शंस आप जानते हैं स्टेबिलिटी की तरफ भागती हैं। तो अगर A माइनस स्टेबल है तो ये HA ज़्यादा डिसोसिएट होगा और आपको ज़्यादा H पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप एसिडिक स्ट्रेंथ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अप्लाई करते हैं। जैसे A को देखिए ध्यान से, अगर आप A को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें ये COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका एक एसिडिक ग्रुप है। और ये एसिडिक ग्रुप एसिडिक इसलिए होता है क्योंकि ये आपको H पॉजिटिव और ये O निगेटिव में डिसोसिएट होता है। मतलब कहने का ये कि सोल्यूशन में जाके ये H पॉजिटिव डोनेट कर देता है और आपको एक कॉन्जुगेट बेस ये पूरा मिल रहा है FCH2COO निगेटिव। बिल्कुल इसी तरह से ये वाला स्पीसी H पॉजिटिव डोनेट कर देगा और आपको कॉन्जुगेट बेस ये वाला पूरा मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह से H पॉजिटिव ये डोनेट कर देगा और एक ये कॉन्जुगेट बेस आपको मिल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से D ऑप्शन को देखेंगे तो ये H पॉजिटिव अगर डोनेट हो जाएगा तो आपको कॉन्जुगेट बेस ICH2COO नेगेटिव मिलेगा। अब हमें ये जो कॉन्जुगेट बेस नेगेटिव आयन मिले हैं, इनकी स्टेबिलिटी जिसकी ज़्यादा होगी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ठीक, तो अब स्टेबिलिटी पर अगर हम चर्चा करें तो आप देखिए इन सारे कॉन्जुगेट बेस या एन आयंस पर हैलोजेंस लगे हुए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और हैलोजेंस बहुत तगड़ा -I इफेक्ट शो करते हैं, और जो -I का ऑर्डर मैंने आपको बताया था, उस -I के ऑर्डर में आपको बता रखा है कि हैलोजेंस के केस में -I का ऑर्डर आपका क्या होता है? फ्लोरीन ग्रेटर दैन क्लोरीन ग्रेटर दैन ब्रोमीन ग्रेटर दैन आयोडीन। यानी इन चारों में फ्लोरीन सबसे तेज़ी से इस नेगेटिव चार्ज को इस पूरी चेन में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका ये वाला कॉन्जुगेट बेस A वाला होगा जिसमें फ्लोरीन लगा हुआ है, और इसी वजह से A सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए आप बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एसिडिक A होगा, उसके बाद आपका सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर B में आएगा, उसके बाद सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर आपका C में आएगा, और उसके बाद आपका एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा D में आएगा। समझ गए प्यारे बच्चों? बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। के मार्जिन के साथ आपको इस तरह के टफ से टफ सवाल बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ही है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी कि हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर बताना है। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, और इन चारों ऑप्शंस में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो बिल्कुल वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। हम सब पहले इसमें देखिए ये H पॉजिटिव दे देगा और ये आपका कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। ये H पॉजिटिव दे देगा, ये कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। ये H पॉजिटिव दे देगा और ये कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। ये H पॉजिटिव गया, ये कॉन्जुगेट बेस बना।
अब हर एक के कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी आप एनालाइज कर लीजिए। अगर हम इस कॉन्जुगेट बेस को बनाएं तो क्या इस कॉन्जुगेट बेस को हम ऐसे नहीं बना सकते, HCH2COO निगेटिव? बिल्कुल बना सकते हैं। अब जरा सबको कंपेयर कर लें। HCH2COO निगेटिव, यहाँ पर CH2 के साथ Cl लगा है और यहाँ पर CH के साथ 2 क्लोरीन और यहाँ पर 3 क्लोरीन लगे हैं। और क्लोरीन कैसा इफेक्ट शो करते हैं, -I इफेक्ट। अब आप देखिए यहाँ पर HCH2 के साथ H लगा हुआ है, हाइड्रोजन का कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ CH2 के साथ क्लोरीन लगा हुआ है। क्लोरीन -I इफेक्ट शो करता है। -I इफेक्ट की वजह से इस निगेटिव चार्ज को ये क्लोरीन क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। नतीजे में ये निगेटिव चार्ज इस पूरी चेन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी आपका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, यानी एसिडिटी आपकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि B की एसिडिक नेचर A से ज़्यादा है। पहली बात क्या आ गया आपकी समझ में कि B का एसिडिक नेचर A से ज़्यादा है। अब B, C और D को ज़रा एनालाइज करिए। यहाँ पर -I इफेक्ट से आपके कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करने के लिए सिर्फ एक क्लोरीन है, लेकिन ऑप्शन सी में आपके कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करने के लिए 2 क्लोरीन लगे हैं और ऑप्शन डी में कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करने के लिए 3 क्लोरीन लगे हुए हैं। यानी सबसे तगड़ा -I इफेक्ट आप डी में ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी सबसे तेज़ी से कॉन्जुगेट बेस के नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट होना डी में संभव हो पाएगा और इस वजह से डी का कॉन्जुगेट बेस काफ़ी अच्छे से स्टेबलाइज होगा और इसलिए डी का एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा होगा, यानी डी का सबसे ज़्यादा हो गया। डी के बाद थोड़ा सा कम आपका सी में ऑब्जर्व होगा, सी के बाद आपका बी और उसके बाद ए। तो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए पॉज करके, जिसमें आपको सुविधा हो वो काम आप कर लीजिए। हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगले क्वेश्चन में भी हमें एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बताना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का फंडा मैंने आपको समझा दिया है कि आपको कॉन्जुगेट बेस बना लेना है पहले। तो चलिए कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं। ये एसिड यहाँ से टूटेगा H पॉजिटिव और ये निगेटिव चार्ज आएगा। ये एसिड यहाँ से टूटेगा H पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। ये एसिड आपका यहाँ पे टूटेगा H पॉजिटिव और ये कॉन्जुगेट बेस आएगा। अब कॉन्जुगेट बेस कहाँ पर स्टेबलाइज हो रहा है, यहाँ पर क्लोरीन है और यहाँ पर भी क्लोरीन है। दोनों जगह पर क्लोरीन की वजह से क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस का नेगेटिव चार्ज पूरी चेन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन अपने इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की वजह से नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। अब इस केस में सी में ज़रा आप देखिए ध्यान से और बी में देखिए ध्यान से। सी में क्लोरीन 2 कार्बन एटम की डिस्टेंस पर है, जबकि बी ऑप्शन में क्लोरीन सिर्फ 1 कार्बन की डिस्टेंस पर है। यहाँ टोटल 1 कार्बन का बीच में है निगेटिव चार्ज और क्लोरीन के बीच में 1 कार्बन है। यहाँ पर निगेटिव चार्ज और क्लोरीन के बीच में 2 कार्बन है और मैंने आपको बता रखा है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। डिस्टेंस के साथ जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है इंडक्टिव इफेक्ट कम होने लगता है और 3 कार्बन के बाद तो ये ख़त्म होने लगता है। यानी यहाँ पर क्लोरीन का -I इफेक्ट ज़्यादा काम करेगा क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कम है। यहाँ पर क्लोरीन का -I इफेक्ट कम काम करेगा क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है। तो इस वजह से B का एसिडिक नेचर C से ज़्यादा होगा। ठीक है, B का एसिडिक नेचर C से ज़्यादा हो गया। अब A को देखिए, A में क्या है, आपका +I इफेक्ट काम करेगा क्योंकि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। मिथाइल ग्रुप क्या करता है, मिथाइल ग्रुप +I इफेक्ट शो करता है। +I इफेक्ट मतलब ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इस तरफ धक्का देगा, यानी निगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मिलेगा इस मिथाइल ग्रुप की वजह से। अब निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन
और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को धक्का भी इसी तरफ मिल रहा है, यानी एक तरह का रिपल्सन आयन के अंदर क्रिएट होगा, यानी आयन क्या होगा, डीस्टेबलाइज होगा, अनस्टेबल होगा, यानी इसका एसिडिक नेचर सबसे कम हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा ए सबसे बाद में। तो ऑर्डर हमारा आया बी ग्रेटर दैन सी ग्रेटर दैन ए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी ये है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी वही डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ हमको बताना है। अपने सामने ये हमने एक 3 डिग्री अल्कोहल बना रखा है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री इथाइल अल्कोहल है और ये मिथाइल अल्कोहल है डी में। अब इसमें भी वही एसिडिक नेचर अगर बताना है तो एसिड बनेगा, इसका मतलब यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, यहाँ O निगेटिव आएगा, यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, यहाँ O निगेटिव आएगा, यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, यहाँ O निगेटिव आएगा। और मिथाइल अल्कोहल के केस में यहाँ से आपका H पॉजिटिव निकलेगा और यहाँ पर O निगेटिव आएगा। अब देखिए इस केस में यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, ये मिथाइल क्या करेंगे, प्लस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज यानी एनायन की तरफ ऐसे धक्का देंगे, और जब इलेक्ट्रॉन को धक्का इस नेगेटिव चार्ज की तरफ मिलेगा तो आपका जो कॉन्जुगेट बेस है या ये जो एनायन है ये क्या होगा, डीस्टेबलाइज होगा। तो यहाँ डीस्टेबलाइज करने वाले, कॉन्जुगेट बेस को डीस्टेबलाइज करने वाले 3 मिथाइल ग्रुप हैं। यहाँ पर इस केस में सिर्फ 2 मिथाइल ग्रुप हैं, यानी ये वाला कॉन्जुगेट बेस कम डिस्टेबलाइज होगा। यहाँ पर सिर्फ, यहाँ पर आपका इथाइल ग्रुप है और ये भी इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ धक्का देगा, और ये भी CH3 ग्रुप सिर्फ एक, ये भी आपका इस तरफ धक्का देगा। तो इस तरह से आप थोड़ा सा एनालाइज करें तो आप समझ पाएंगे कि चूँकि ऑप्शन ए में जो 3 डिग्री अल्कोहल है वहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ 2 मिथाइल ग्रुप डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, यहाँ पर आपका सिर्फ एक इथाइल ग्रुप डिस्टेबलाइज कर रहा है और यहाँ पर सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा डिस्टेबलाइजेशन आपका ए में है, यानी ए का एसिडिक नेचर सबसे कम होगा, तो ए आएगा सबसे बाद में, उसके बाद आएगा आपका बी और उसके बाद आएगा आपका सी, और सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर इस तरह से आएगा आपका डी का, जो कि आपका है मिथाइल अल्कोहल, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा डी ग्रेटर दैन सी ग्रेटर दैन बी ग्रेटर दैन ए। ठीक, तो नोट कर लीजिए। बिल्कुल इसी तरह से आप बहुत मतलब टफ़ प्रॉब्लम्स को भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलिए। चलिए कुछ 2 प्रॉब्लम और लेते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब ये देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, इनमें भी वही फंडा आपको लगाना है। ये वाला एसिड जब जाएगा एसिडिक होगा तो ये H पॉजिटिव देगा, ये नेगेटिव देगा। ये वाले एसिड में भी H पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और इस एसिड में भी ये H पॉजिटिव और ये O नेगेटिव। अब ज़रा ध्यान से देखिए, इस केस में ये क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा माइनस आई इफेक्ट से, यानी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन को इस तरफ धक्का देंगे, यानी नेगेटिव चार्ज की तरफ धक्का देंगे, तो ये क्या होगा, डिस्टेबलाइज होगा। और ये क्लोरीन के माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। इस केस में सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज की तरफ धक्का दे रहा है, यानी ये भी डिस्टेबलाइज होगा। लेकिन अगर ए से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर डिस्टेबलाइजेशन के लिए 2 मिथाइल ग्रुप अवेलेबल थे, यहाँ पर सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप अवेलेबल है,
यानी डिस्टेबलाइजेशन यहाँ पर कम होगा, यानी इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा बनिस्बत ए के। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी सी में, इसलिए सी का एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा, उसके बाद बी का और उसके बाद ए का। ठीक, बिल्कुल इसी तरह से अगली प्रॉब्लम फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में एसिडिक नेचर कंपेयर करना है। तो ये H पॉजिटिव देगा, ये निगेटिव देगा, ये H पॉजिटिव देगा, ये नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर देखिए ये CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ धक्का देगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ धक्का देगा निगेटिव चार्ज की तरफ, तो डिस्टेबलाइज होगा, यानी डिस्टेबलाइज होगा तो इसका एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए ये जो COO निगेटिव है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा है, यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता है, यानी यहाँ पर डिस्टेबलाइजेशन नहीं है, यानी ये इसके मुकाबले ज़्यादा स्टेबल है। इस वजह से इसका एसिडिक नेचर भी ज़्यादा होगा, यानी हमारा ऑर्डर हो जाएगा A ग्रेटर दैन B। चलो बच्चों कुछ और प्रॉब्लम्स को लेते हैं। प्यारे बच्चों, इस केस में भी बिल्कुल वैसे ही एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे ये H पॉजिटिव देगा, ये O निगेटिव देगा, ये H पॉजिटिव देगा, ये निगेटिव देगा, और ये पॉजिटिव देगा, ये निगेटिव देगा। अब ज़रा ध्यान से देखिए, क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन निगेटिव चार्ज को ऐसे अपनी तरफ खींचेगा माइनस आई इफेक्ट की वजह से, यानी यहाँ क्या होगा, ये स्टेबलाइज होगा, इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो स्टेबलाइज होगा। बिल्कुल सेम तरह से ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनिगेटिव, यानी ये भी स्टेबलाइज करेगा, और अगर ये स्टेबलाइज करेगा तो ये इस केस में भी क्या होगा, स्टेबलाइजेशन होगा। इस केस में आइए ए में क्या होगा, CH3 ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को इस तरफ धक्का देगा प्लस आई इफेक्ट की वजह से। प्लस आई इफेक्ट के वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये इसका कॉन्जुगेट बेस डिस्टेबलाइज होगा, और जब ये डिस्टेबलाइज होगा तो एसिडिक नेचर इसका कम हो जाएगा। अब ये दो केस स्टेबलाइजेशन के हैं, तो अब हमें माइनस आई का ऑर्डर चेक करना पड़ेगा कि क्लोरीन और OH ग्रुप में किसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो अगर आप चेक करेंगे जो ऑर्डर मैंने आपको बनवाया था, तो आप पाएंगे कि क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट OH ग्रुप से ज़्यादा होता है, यानी B सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। इस वजह से B का एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा, B के बाद आपका C, और C के बाद आपका A। इस तरह से आप इन प्रॉब्लम्स को अप्रोच कर सकते हैं। चलिए एक और सवाल लेते हैं, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। C में अगर ये एसिडिक है तो ये H पॉजिटिव देगा, ये निगेटिव, ये H पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये H पॉजिटिव और ये निगेटिव। अब इस केस में देखिए क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींचेगा, यानी ये वाला आपको स्टेबलाइज होने का केस है, कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज हो रहा है। इसमें देखिए CH3 ग्रुप लगा है, CH3 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को इस तरफ धक्का मिलेगा, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका डिस्टेबलाइज हो रहा है, और डिस्टेबलाइज होगा तो एसिडिक नेचर कम होगा। यहाँ पर H लगा हुआ है जिसका कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता है, तो जहाँ पर स्टेबलाइजेशन मिल रहा है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, यानी A, और जहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं फिर वो आ जाएगा, यानी A के बाद C, और सबसे कम एसिडिटी वहाँ मिलेगी जहाँ पर डिस्टेबलाइजेशन हो रहा है, यानी B। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के कॉन्सेप्ट का यूज़ करके कैसे पिछले कुछ सालों में आई हुई प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए अगले सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं।